का नाम है अर्धचालक युक्तियां या अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी बोल सकते हैं, और जिसमें आज हम लोग अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है प्यारे बच्चों, पार्ट 3, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके 4 लेक्चर लगभग और आएंगे। ठीक है, 4 लेक्चर ऑन आएंगे तब जाके चैप्टर खत्म होगा। अभी तो मान लो शुरुआत किए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने बहुत सारा बेसिक आपको बताया है, क्या होता है अर्धचालक का इतिहास क्या रहा है, और अर्धचालक आज के समय में कितना ज्यादा उपयोगी बन चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, बहुत ज्यादा यूज होने वाला आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पदार्थ है। ठीक है, अर्धचालक वाले। तो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक बार शानदार सी क्लास में। सभी को नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, बता दूं ये स्टूडियो का जो सेटअप है ये 9th वाला है, और क्योंकि 12th के स्टूडियो में आज लाइट ना आने की वजह से जो इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज था थोड़ा, तो बीच में क्लास रुके ना, बीच बीच में लाइट ज़्यादा आज कट रही है, तो ये वाला इन्वर्टर अच्छे से चार्ज था, तो इसमें हम आज 9th के स्टूडियो में लग रहे हैं। तो शायद थोड़ा हो सकता हो आपको लाइटिंग वगैरह कुछ चेंज लग रही हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया भाई, क्या आ गया भाई? ठीक है, चलो सर, मंथली एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखेंगे, बताइए। मंथली एग्जाम के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर सकते हो, और आने वाले टाइम में मैं मंथली एग्जाम का कंप्लीट जो भी पीछे मासिक परीक्षाएं हुई हैं उनको एक जगह पे ला करके जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उन सभी क्वेश्चंस का मैं एक जगह पर आंसर करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों में से ही कोई भाई जिसके पास पेपर अगर हो, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा, आपके पास तक मैं पहुंच जाऊंगा। सारे मंथली एग्जाम जो हुए हैं उनका जो पीडीएफ बना करके लेकिन आपको भेजना होगा, ऐसा नहीं कि फोटो खींच के उल्टा सीधा भेज दिए, अच्छे से पीडीएफ बना के भेजना होगा, और वो सारे मैं टाइप करा लूंगा। वैसे मुझे मिल जाएगा, मैं कहीं से ले लूंगा, और फिर आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। समझ में आया? यस सर। चलो, तो क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों की व्याख्या की थी। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों की व्याख्या की थी कि अर्धचालक कैसे, अगर 3 प्रकार के मतलब चालक होते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक, और तीनों प्रकार के पदार्थों की मैंने व्याख्या की थी ऊर्जा बैंड के आधार पर। क्या आप सभी को यह बात पता है? बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोग अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत खास है, ये मत समझिएगा कि इस चैप्टर को हम इधर उधर छोड़ दें। अच्छा, एक बात की मैं आप सभी से, अभी क्लास शुरू हुई है, एक बात की आप लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं, एक बात की आप लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं, थोड़ा सा बताइएगा प्यारे बच्चों, कि जो सेंटअप एग्जाम है, जो सेंटअप एग्जाम आप लोगों के होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि सेंटअप एग्जाम किस लिए होता है, कैसे होता है। जिस प्रकार की आपकी बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा 2025 जो होगा, प्यारे साथियों, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, 2025 होगा, उस पर बेस्ड होता है। पहली चीज, उस पर क्या है? बेस्ड है, उस पर बेस्ड होता है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? अगर सेंटअप एग्जाम में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर, और 6 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, तो इस प्रकार का पूछा जाएगा, तो वो एक पूरे प्रकार का मॉडल आता है। और इस सेंटअप एग्जाम में सभी को प्रेजेंट रहना जरूरी होता है, सभी स्टूडेंट को प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप इनरोल हो तो वहां पर सेंटअप एग्जाम देना जरूरी होता है। हालांकि कुछ कॉलेजों में होता है कि बच्चे नहीं जाते, किसी बातचीत करके, वहां के वो भी प्रिंसिपल से संपर्क करके किसी कारणवश, लेकिन 100% ये बोला जाता है कि बच्चों को उपस्थित होना होगा सेंटअप एग्जाम में। क्या ये बात आपको कंफर्म है, पहले से पता है? ठीक है, जैसा कि डेट आ चुकी है 11 नवंबर के, कि सेंटअप एग्जाम की डेट 11 नवंबर के आसपास शुरू हो सकती है, छठ पर्व के बाद। ठीक है, तो अगर 11 नवंबर से 11 नवंबर से प्यारे बच्चों आपका सेंटअप एग्जाम है, ठीक है, सेंटअप एग्जाम है, तो उसमें आपके उम्मीद है कि पूरे जितना अभी तक पढ़ाया गया नहीं, बल्कि पूरी फिजिक्स से, पूरे केमिस्ट्री से, सभी सब्जेक्ट में हर एक पूरी बुक से कंप्लीट से आपके जो एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो होगा। ठीक है, वो होगा। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि सेंटअप एग्जाम एक तरह का आपका बोर्ड परीक्षा हो रही है। उसी प्रकार की तैयारी करो और उसी प्रकार से काम करो। ठीक है, पढ़ाई करो। समझ में आ रही बात? सर बुक देखो, बुक तो अब हम लोगों की रेडी हो गई है, छपने के लिए बोली गई है। अब उसमें वो हेडर एंड फुटर सेट करके और सारी पृष्ठ आगे पीछे तैयार करके, मुझे लगता है कि 28 या 29 तारीख को बोले हैं कि हम आपको फाइनल रिकवर के लिए भेज दें, एक बार प्रूफ रीडिंग के लिए हम आपको भेज देंगे। तो जो भी बुक छपेगी वो बुक प्रूफ रीडिंग के लिए आएगी, उसमें थोड़ा बहुत जो भी आप जोड़ सकते हो जोड़ दो, नहीं तो बोल दो भैया ओके, तो वो पूरी की पूरी
एक लॉट में 1000 बुक्स, 2000 बुक्स, 5000 बुक्स, जो भी कहा जाएगा अमाउंट, वो भेज देंगे। तो बुक आ जाएगी 1 नवंबर तक, उम्मीद है आपकी आ जाएगी। छठ पर्व के पहले आप लोग ऑर्डर करके आपके घर तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो बुक का प्राइस प्यारे बच्चों वो डिपेंड करेगा कि कैसे छपी है बुक, ठीक है। और बताइए किसी का कोई डाउट और हो? सर ऐसे कुछ डाउट जिनमें ज़्यादा समय लगता है उन्हें जल्दी कैसे करें? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आपका एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपके एग्जाम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे आपको एग्जाम में बैठना है, लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस 3 घंटे में ऐसी जबरदस्त करनी है जिसमें से कि आपके 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से आपको 35 बनाना है, उसके लिए अलग समय भी दिया जाएगा, मतलब इसी में ऐड रहेगा वो, तो उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा। उसको जल्दी से आपको 35 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी बचा सब्जेक्टिव के लिए टाइम, तो सब्जेक्टिव में टाइम दीजिएगा, मतलब इसका आधा टाइम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 लघु उत्तरी और 3 दीर्घ उत्तरी बनाने होंगे। तो उसी के बेहतरीन अंक और बेहतरीन राइटिंग के साथ आ पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। इसलिए आप लोग बताइए, जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि मैं आप लोगों को मॉडल पेपर क्या लेकर के आऊं संडे को? क्या एग्री हो आप लोग? और संडे तक उम्मीद है ये चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा। ये चैप्टर भी खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बताइए। तो अगर संडे तक खत्म हो जाता है, पूरा अच्छे से पढ़े, तो 15वां चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है, और उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, मतलब उससे भी क्वेश्चन रखूंगा, 2-4 नंबर का आता है तो रखूंगा, तो हल करते समय तो बताऊंगा ही। कंप्लीट जो आपको 70 नंबर का अर्थात मॉडल पेपर है, 70 ऑब्जेक्टिव, 20 लघु उत्तरी, 6 दीर्घ उत्तरी, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव में मैं 70 ऑब्जेक्टिव तो हल कर दूंगा, 20 लघु उत्तरी में 10 लघु उत्तरी में आपके सामने हल करके बताऊंगा, और 3 दीर्घ उत्तरी आपके सामने हल करके बताऊंगा जब मैं लाइव लेक्चर लेकर के आऊंगा मॉडल पेपर की, और 3 आपके होमवर्क, 10 आपका होमवर्क, जिससे आपके प्रैक्टिस कर पाओगे। वो क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगे। बताइए क्या तैयार हो? लेकिन इसके लिए आपका फुल सपोर्ट चाहिए। आप अपने कॉलेज में जाते हैं, आप अपने ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं, पहला मॉडल पेपर होगा बिहार का, और अभी तक आप सभी का प्यार मुझे बहुत देखने को मिला है। अगर आनंद सर आज कहीं पर लोग जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं, आपके माता पिता जानते हैं, आप उनके सामने चर्चा करते हैं मेरी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्नेह की वजह से जानते हैं, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से जानते हैं। और यही भरोसा दिलाता है, यही विश्वास दिलाता है, यही मेरे इरादों को मजबूती प्रदान करता है कि कुछ भी हो मुझे आपके साथ ही मिलकर के काम करना है, मुझे दूसरा कुछ भी लोभ मुझे भाता नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हाँ सर, हम आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अर्थात अगर संडे की क्लास होगी तो सर आपको दिखेगा पूरा भौकाल कि टारगेट बोर्ड क्या चीज़ है ना, टारगेट बोर्ड क्या चीज़ है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि आप ही लोग ताकत हो। अगर गुरु जी के, आनंद सर की कोई ताकत है वो है स्टूडेंट्स, बस सर लेकर आइए। तैयार हो तो इसको डन करते हैं। यस, आज शाम से मैं इसके लिए प्रिपेयर होना शुरू कर देता हूं, अर्थात चाहे पैनल पीडीएफ हो, चाहे थंबनेल हो, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या ट्रेलर हो, सब कुछ मैं आज से ही करना शुरू कर देता हूं। और संडे को मैं डन, क्योंकि मैं अभी इसको टाल रहा था लेकिन अब टालूंगा नहीं। डन, ठीक है, डन, मेरी तरफ से डन, मेरी तरफ से डन है, क्लियर, ओके। तो तैयार रहिएगा, संडे को मैं क्लास लेकर के आता हूं। इसका शेड्यूल कल शाम तक मैं हर हाल में लगवा दूंगा, उसका ट्रेलर भी शूट करूंगा, उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, उसको आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हर सोशल मीडिया पे सेट करना होगा। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चाहे आप लोग ही छोटा सा वीडियो बनाओ कि आनंद सर ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी सभी लोग को जुड़ना, बहुत गजब मजा आने वाला है, ये वो जो भी जैसे, मतलब फुल सपोर्ट दिखना। और ये मॉडल सेट प्यारे बच्चों आप लोगों को धमाल दिखा देना है। उस लाइव लेक्चर में आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त देना है। जैसा कि अदर प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि टेस्ट होते, बहुत अच्छा बात है कि कहीं टेस्ट हुआ तो बच्चों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, यहाँ से टारगेट बोर्ड से रैंक प्रोड्यूस किया वहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आपका जो एक तरह से टेस्ट जो मॉडल पेपर का होगा, आप लोग तो अपने तरह से उत्तर दोगे ही, मैं तो पढ़ाया ही हुआ हूँ आपको, लेकिन आपको अपनी कॉपी में देखना है मुझे आता है कि नहीं आता है, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। बाकी गुरुजी आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करके दिखाएंगे। मैंने जो अभी बात कही ठीक वैसे ही हल करूंगा, ऑब्जेक्टिव पूरे करा दूंगा। सब्जेक्टिव 20 है तो 10 आप लोगों से पूछ करके क्या इसे किया जाए, और 10 करवाऊंगा, 10 आपको होमवर्क दूंगा, या 15 करवा दूंगा, समय के अनुसार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर 10 कोई क्वेश्चन हार्ड देंगे, क्या नहीं, आपके बनाने के लिए, और फिर वो आपको होमवर्क में मैं बताऊंगा भी, ठीक है। या तो पैनल पीडीएफ में मैं वो 10 क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा, बताऊंगा मैं हल करके, 10 हल करके बताऊंगा और 10 टाइप करवा दूंगा, जिससे आप लोग उसके उत्तर तैयार कर पाओ। वैसा ही लॉन्ग क्वेश्चन में करूंगा। यस और नो? चलें, बात बहुत हो गई, बात नहीं थी, जरूरी बात थी। मैं इसके लिए अलग से थोड़ी ना वीडियो लेकर के आऊंगा कि सर जी इस पर बताइए, बात करिए। मैं इसी जगह पर आपसे बात कर सकता हूं, मेरा घर जैसा मैं आपको मानता हूं, मेरे लिए कोई अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल घर की तरह, सदस्य की तरह हूं। और आपके एग्जाम की जिम्मेदारी अगर कंधों पर है तो फिर उसको तो बेहतरीन बनाना पड़ेगा ना। सर कैमरा ब्लर हो रहा है, वो दूसरा सेटअप है, मैंने इसीलिए पहले जिक्र किया इस बात का। चलो
ठीक है, तो आपकी 8 बजे से मैथ की भी क्लास है, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अर्धचालक युक्तियां हम लोगों का चैप्टर है। अर्धचालक के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। अर्धचालक के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। कितने अर्धचालक, किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं वो समझते हैं। तो अगर प्रकृति में अर्धचालक देखा जाए तो वो 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक 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 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से सर 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं? पहला प्यारे साथियों अर्धचालक होता है, एक होता है निज शुद्ध या निज अर्धचालक। क्या होता है? इसका नाम होता है शुद्ध या निज अर्धचालक। शुद्ध या निज अर्धचालक। कहीं कहीं पर प्यारे साथियों इसी का नाम, अरे मेरे विद्यार्थी जी, दद्दा और दिद्दा लोग, क्या होता है? कहीं कहीं पर इसका नाम आपको बुक में अंतः चालक अर्धचालक भी मिल जाएगा। ठीक है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बाद में है। ठीक है, अच्छा बताया आपने, लेकिन वो किसका प्रकार है अभी आगे पता चलेगा। शुद्ध या निज अर्धचालक, और दूसरा होता है प्यारे साथियों बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक या नैज लिखा होगा कहीं पर, और एक होते हैं बाह्य अर्धचालक। ये शुद्ध या निज अर्धचालक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आइए समझाते हैं। तो पहली हेडिंग आपको यही डालनी है, शुद्ध या निज अर्धचालक। ठीक है, शुद्ध या निज अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। पहली हेडिंग, पहला आपको पढ़ना है शुद्ध या निज अर्धचालक। निज अर्धचालक। प्रश्न इस प्रकार से आता है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव में ये प्रश्न लिखने के लिए नहीं आते हैं। ये तो थ्योरी है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट आपको तो सीखना ही है। ओके गुरुजी, ध्यान देंगे बाबू। सर हम यूपी बोर्ड से हैं, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। बाबू यूपी बोर्ड में जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, डेरिवेशन पढ़ रहे हो बिहार बोर्ड के अंतर्गत, देखिए आपने विश्वास दिखाया टारगेट बोर्ड पर, बिहार बोर्ड जो कि प्रॉपर पढ़ा रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बच्चे नहीं है, तब बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड से हैं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ मेरे ही ऑफलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट थे 11th के जो देख रहे होंगे, आपको भी मेरा फुल सपोर्ट है, वैसा ही जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको। तो आप लोग को क्या करना है, जो मैं डेरिवेशंस करा रहा हूँ उन पर फुल सपोर्ट, फुल तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव वैसे ही आते हैं, थोड़ा सा लेवल न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है ना सब्जेक्टिव में भी, तो न्यूमेरिकल के लिए आप अलग से थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने बैच परचेस किया है तो जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं मॉडल सेट कराऊंगा बिहार बोर्ड के, उसमें से 80% आपके भी क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि 90-95, ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल का भी वेटेज होता है। तो आपको 75 to 80% क्वेश्चन फंसेंगे और उन्हीं की आपको तैयारी कर लेनी है। तो आपका बिल्कुल, और बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी जो क्लासेस मैंने करवाई हैं उनको आप डेली देखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल की। ठीक है, बात समझ गए। निज या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? जो प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं, जैसे सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और इनकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। इस संयोजकता 4 होती है। तो हम ये लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति में वे अर्धचालक, ऐसे लिखो, वे अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जिनकी संयोजकता पता है, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनकी संयोजकता +4 होती है, जिनकी संयोजकता +4 होती है, केवल 4 लिख सकते हो, जिनकी संयोजकता +4 होती है, शुद्ध या निज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध या निज अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध या निज अर्धचालक कहलाते हैं। लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से, चालक कहलाते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, लिखने वाले टॉपिक हैं, स्पीड करना पड़ेगा। उदाहरण के स्वरूप में, जैसे उदाहरण या एग्जाम्पल लिख लेते हैं सीधे सीधे। एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन।
यही दो हैं जो स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में ज्यादा प्योर रूप में अर्धचालक कहे जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, SI GE। ठीक है, GE जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये क्या है? जर्मेनियम है, जर्मेनियम, इसका परमाणु क्रमांक अगर देखें तो 14 होता है। ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक देखें तो 32 होता है, 32 होता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? ओके सर। क्या चीज गलत है भाई? परमाणु क्रमांक की आप लोग बात कर रहे हो? परमाणु क्रमांक किसका? सिलिकॉन का? मैं अगर बुक में देख, उस पे कॉपी में देख रहा हूँ तो भाई सिलिकॉन का 14 ही तो होता है, जर्मेनियम का शायद 32 होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम 32। अच्छा, ये परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम 32, हम उल्टा लिख गए बच्चों, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन 14, आप सही है। मैंने छोटा छोटा एकदम टॉपिक कॉन्सेप्ट लिख रखा है, सिलिकॉन 14, हाँ ठीक है, जर्मेनियम 32, आप सही है। ठीक है, वैसे ये परमाणु क्रमांक से मतलब ज्यादा नहीं है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो समझ सकते हो। इनकी संयोजकता कितनी है? वैलेंसी मतलब +4 होती है। इनमें ये जो प्रकृति में एकदम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। अब नोट पॉइंट में मैं इसके सारे टॉपिक लिखता हूं, इनके नोट पॉइंट में मैं सारी बातें लिखता हूं, ध्यान दीजिए। नोट देखो, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा बहुत हमें मिस्टेक हो जाता है, याद उतना हम नहीं किए हुए थे उस बात को लेकर के। नोट पॉइंट में बताइए, नोट पॉइंट में देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। अपद्रव्य मतलब समझते हो? अशुद्धि, कोई भी मिलावट नहीं होती है, अपद्रव्य नहीं मिला होता है, मिला होता है। अच्छा, तो शुद्ध अर्धचालकों में या निज अर्धचालकों में क्या वैद्युत चालन होता है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हम करा सकते हैं? मान लो आप कैमरे के माध्यम से हमें देख रहे हो, तो क्या इस कैमरे में जो अर्धचालक प्रयोग हुआ होगा जर्मेनियम या सिलिकॉन का, तो क्या उसमें वैद्युत चालन प्रवाह संभव होगा? वैसे तो इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का अर्धचालक प्रयोग ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके वैद्युत चालन कराने के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम के हमें ताप की आवश्यकता होगी। जब हम उसको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तब सहसंयोजक बंध टूटते हैं, ये घटना होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो भी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई भी परमाणु ले लो, मान लो ये जर्मेनियम का है +4 संयोजकता वाला, तो इसके पास के परमाणु का भी संयोजकता कितनी? +4, वो भी, इधर भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, मतलब एक परमाणु चारों ओर से, कोई एक परमाणु चारों ओर से घिरा हुआ होगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन है +4 संयोजकता है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन है, और यह अपने पड़ोसी परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अपने पड़ोसी परमाणु से क्या होता है? सहसंयोजक बंध बना लेते। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है? थोड़ी बहुत अपनी केमिस्ट्री जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। यहां पर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं अपने पड़ोसी परमाणु से, ये इस प्रकार से हैं, तो सहसंयोजक बंध बाबू बन जाता है। ये इससे बंध बना लेगा, 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 ये अब ये वाला इसके पास है तो ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये वाला इससे बंध बनाएगा, ये वाला इससे बंध बनाएगा, ये वाला इससे बंध बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बंध बनाएगा, ये वाला इससे बनाएगा। अब जो बाहर है ये किसी अन्य परमाणु से जुड़े जाएंगे, किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाएंगे, ये किसी अन्य परमाणु से बाहर जुड़ेंगे जो भी इसके करीब होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुक्त है, नहीं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बंधे हुए हैं, सारे बंध बना लेते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बना करके जुड़े होते हैं, ये मुक्त नहीं है। ये किसी एक परमाणु के चारों ओर मैंने एक संरचना बनाई है कि अगर जर्मेनियम का या सिलिकॉन का कहीं पर परमाणु रखा हुआ है, वो चारों ओर से
बंधा होता है। ठीक है, कमल का फूल नहीं है। अच्छा, तो हमें यह बताना है कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन कैसे होता है। प्रश्न इस प्रकार का आता है बाबू, प्रश्न ये रहेगा कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन समझाइए। शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन को समझाइए। वैद्युत चालन को समझाइए, ये प्रश्न होगा। या फिर ऐसे भी प्रश्न आएगा कि निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन साधारण ताप पर क्यों नहीं होता है, और अगर होता है तो कैसे। ऐसे प्रश्न बना देगा। तो प्रश्न की भाषा कैसे भी घुमा के पूछ सकती है। बस आप लोगों को यह याद रखना है कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन को हमें अपने कॉन्सेप्ट में याद किए रखना है। क्या है टॉपिक और क्या कॉन्सेप्ट समझिएगा। जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, जो भी शुद्ध रूप से मुक्त रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, वो एक परमाणु इसी तरह अन्य परमाणुओं से घिरा होगा, और उस परमाणु के जो चार संयोजकता मतलब बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम कक्षा में ये दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बना लिए तो सहसंयोजक ये जो बंद बनाए, तो ये तो कोई खाली तो है नहीं, तो दौड़ेगा कौन, पूरे सरफेस में दौड़ेगा कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, तो वैद्युत चालन होगा ही नहीं। इसीलिए साधारण ताप पर जर्मेनियम या सिलिकॉन पर कोई भी वैद्युत चालन नहीं होता है, ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु जब ताप बढ़ाते हैं, जब हम साधारण ताप से अधिक ताप करते हैं, तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं अच्छे से, लैंग्वेज में समझते हुए। हमारा सपोर्ट करना है आपको, अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा सपोर्ट का मतलब यही है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और अगर समझना हो पहले तो पहले समझना, बाद में नहीं मेरे साथ साथ लिखते चलो छाप रहे हो, नहीं, पहले पूरी लाइन स्टेटमेंट समझ लो उसके बाद, है ना। तो शुद्ध या निज अर्धचालकों, शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन साधारण ताप पर संभव नहीं होता है। साधारण ताप पर संभव नहीं होता है। साधारण ताप पर संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है। जर्मेनियम परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, जर्मेनियम परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी मतलब जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बुलाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वही है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही बंद बना सकते हैं। बाकी जो कक्षाएं फिल हैं वो बंद बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु, ऐसा लिख सकते हो, पड़ोसी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब जो मैंने अभी पहले आपको, अगर जिसको चित्र याद रहेगा वो अच्छे से लिख ले जाएगा। प्रश्न आपकी किताब में आता है, प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आया कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन को समझाइए, तो आपको मेरी बातें उस टाइम एग्जाम हॉल में याद आनी चाहिए। यही है कि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना था। आप जब अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे तो बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ आप अपने एंजॉय सर की बात सुन रहे थे, एंजॉय के साथ, है ना। मतलब पूरी बातें आपको कंसंट्रेट होकर के आपने पढ़ी थी, तो आपको वो बातें याद आएंगी एग्जाम हॉल में। सर ने बताया था कि जर्मेनियम का परमाणु है या सिलिकॉन का परमाणु, इसीलिए मैंने यहाँ जर्मेनियम में सिलिकॉन नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया, तो आप सिलिकॉन भी लिख सकते हो। उसकी संयोजकता 4 होती है, चारों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। साधारण ताप पर वैद्युत चालन संभव नहीं है, इसीलिए अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये सब बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में। आप ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे शब्द नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, एज इट इज नहीं लिखना होता है। मैं भी बुक से और अपने अनुभव से इस लैंग्वेज को बनाने का प्रयास करता हूं कि जितना सरल भाषा में लिख ले जाऊं, जिससे एक कहानी की तरह ये पूरी चीज बात तो समझ में आ जाए बच्चों को, वो अपने मन से लिख पाए।
तो आपको भी मैं ये सिखाना चाहूंगा कि कोई भी चीज रटनी नहीं होती है। इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हो या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, ये हाई स्कूल में छोटी छोटी परिभाषाएं या छोटा सोल्यूशन नहीं देना होता है, बल्कि लॉन्ग सोल्यूशन होता है, बड़ा सिलेबस है। तो यहाँ एग्जामिनर या बोर्ड परीक्षा, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, चाहे आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड परीक्षा, स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड, कोई ये नहीं कहती कि भैया परिभाषा एज इट इज लिखो। आप अपने अनुभव और नॉलेज के आधार पर स्टूडेंट जितना अच्छा लिखेगा उतना अच्छी मार्किंग होगी, जितने अच्छे फिगर बनाओगे उतनी अच्छी मार्किंग। ठीक है, तो शुद्ध या निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन साधारण ताप पर संभव नहीं होता है। जर्मेनियम परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के साथ साथ संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात अर्थात क्रिस्टल में मतलब पदार्थ का जो एक समूह, पूरा पदार्थ, क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्रिस्टल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्रिस्टल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः यह अचालक की तरह व्यवहार करता है। अतः यह अचालक की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। जब हम किसी स्रोत से ताप बढ़ा देते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जर्मेनियम परमाणु के सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटते हैं और क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब मैं कहां पर लिखूं? ये पूरी चीजें मैं ऊपर कर सकता हूं ना? अच्छा, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोर्ड यही है। ए भाई, चलो ना भाई, क्या हो गया? सही है। हाँ, अरे सर साफ क्यों कर दे रहे हैं? हाँ, इतना लिखे साफ क्यों कर दे रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये इतना गलत पढ़ा है। हाँ, नहीं बाबू, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने नया पेज लिया है, ये देख सकते हैं, आपका ये बात पूरी लिखी हुई है, ठीक है, परेशान मत हो। ये मैंने नया पेज लिया है, समझोगे। जो बात जहां पर खत्म की थी वहीं से स्टार्ट करना है। कहां पर पहुंचे थे कि सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, जिससे 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 जर्मेनियम में या क्रिस्टल में, जिससे विद्युत धारा, ऐसा लिख सकते हो, जिससे विद्युत का चालन, विद्युत का चालन, ऐसा लिखो, विद्युत का चालन संभव हो जाता है, संभव हो पाता है। खत्म। इतनी बात लिखनी है कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में कैसा। सर बोर्ड पर बहुत ज्यादा लाइट है सर, हम अयोध्या से हैं। हाँ। सर आप करवा चौथ जब कर रहे थे तो कोई आपको चलनी में देख रहा था, करवा चौथ को क्लास करवा रहे थे। अच्छा सर, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है बोर्ड। बात नहीं, देखते हैं अब आज का बच्चों ऐसा है तो क्या करें, बोर्ड ही वैसा है। ठीक है, सर आपके हिसाब से एक न्यू डेरिवेशन करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 5 से 7 मिनट, 5 से 10 मिनट। डेरिवेशन की भी लेंथ डिपेंड करती है ना, डेरिवेशन की लेंथ भी तो डिपेंड करती है। क्लियर?
चलो, तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई शुद्ध या निज अर्धचालकों की। अब दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक क्या, अब बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, या मिश्रित अर्धचालक भी बोला जाता है। तो मैं सीधे सीधे हेडिंग लिख रहा हूं बाह्य अर्धचालक, ठीक है, मैं हेडिंग लिख रहा हूं अब बाह्य अर्धचालक की। थोड़ी सी लाइटिंग यहाँ की गड़बड़ है ना, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कलर बैकग्राउंड भी चेंज करें, चलिए कल मैं इसको चेंज करूंगा, अब आज यही रहने दीजिए, थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ, समझ कर रहे हो? अच्छा, आप देखिए इसमें बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। बाह्य अर्धचालक, इसकी परिभाषा लिखनी, वे अर्धचालक, वे अर्धचालक, वे अर्धचालक जिनमें जिनमें 5 संयोजी या पंच संयोजी तथा त्रिसंयोजी वाले परमाणु अपद्रव्य को, ऐसा लिखना है, वे अर्धचालक जिनमें, वे अर्धचालक जिनमें, थोड़ा सा और इसको मैं परिभाषा अच्छे से लिखना चाहूंगा कि जब हाँ थोड़ा सा, वे अर्धचालक, सुनो ध्यान से भैया सुनो, मैं इसकी परिभाषा बना रहा हूं, आप लोग जल्दबाजी ना करिए, आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसकी परिभाषा में जर्मेनियम और सिलिकॉन आना, क्योंकि शुद्ध अर्धचालकों में ही मिला करके ये काम किया जाता है, अपद्रव्य मिला करके। तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिखूंगा कि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, यही तो दो है अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ये लिख दे रहे हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, सिलिकॉन या सिलिकॉन बोलते हैं, मैं सिलिकॉन लिख दे रहा हूं, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 अपद्रव्य मिलाया जाता है, ऐसा लिखूं, अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य, अपद्रव्य परमाणु, अपद्रव्य परमाणु। अब अपद्रव्य परमाणु वो कौन सा हो सकता है, तो अपद्रव्य परमाणु 5 संयोजी, मतलब इसे पंच संयोजी बोल सकते हो, पंच संयोजी तथा 3 संयोजी, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। जब शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में अपद्रव्य परमाणु, मतलब अशुद्धि, अपद्रव्य का एक शब्द और आप लिख सकते हो अशुद्धि, अगर आपको लिखना है तो, अगर समझ में नहीं आ रहा, अशुद्धि मतलब कोई खराब चीज मिला दे रहे हैं ना, गड़बड़ कर दे रहे हैं, तो अपद्रव्य परमाणु पंच संयोजी तथा 3 संयोजी, वो परमाणु कैसा होना चाहिए, 5 संयोजकता तथा या 3 संयोजकता वाला होना चाहिए, दोनों में कोई एक, चाहे 5 वाला चाहे 3 वाला, 3 संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं या जोड़ देते हैं, अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं, तो उसे जब शुद्ध जर्मेनियम में मिला देते हैं या मिला दिया जाता है, तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं, तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, तो उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। अब जो आपने लिखा था ना, एक बच्चे ने लिखा था 2 प्रकार का होता है, कौन सा, एक एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ऐसे मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, बाकी सब इंग्लिश पता है, एन टाइप, सारे बोर्ड लाइक कर रहा है, बोर्ड ही, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। दूसरा होता है बाबू, दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। पता है जब व्यवस्थाएं थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं कहीं से स्टूडियो की, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है ना, मतलब वो फ्लो नहीं बन पाता है, बोर्ड थोड़ा सा लैग कर जाता है, तो एकदम वो मज़ा नहीं आता जो ऐसे अपने स्टूडियो में पढ़ाने में मज़ा आता है ना, होता है ये चीज़। सर आपका नोट्स देखिए, नोट्स ऑफलाइन वाले सर मांग रहे थे, दीजिए, ये आपकी मर्जी है, और अच्छी बात है कि कोई नोट्स, देखिए शिक्षक होता है, और ऑफलाइन के शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट के लिए, ऐसा नहीं, बस ये है कि सही दिशा में आपको गाइड किया जाए, आपको पढ़ाया जाए, बाकी सभी शिक्षक अच्छे हैं, हमसे भी बेहतरीन बहुत सारे शिक्षक होंगे जो ज़बरदस्त पढ़ाते होंगे। कैमरा भी धुंधला दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब आज भर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो बच्चों, ठीक है, आज भर एडजस्ट कर लीजिए। एन टाइप और पी टाइप, क्या एन प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक,
समझ में आ रहा है? चलो अभी हमारे पास टाइम है, इन दोनों को हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसको अच्छे से समझा दें। सर जी मेरा भी बात सुन लीजिए। सर आप अयोध्या जिला जानते, अयोध्या वाले आप बहुत कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल जानते हैं, कई बार गए रहे हैं। हाँ पटना में भैया स्टूडियो वहीं पे, 9th का अलग है, 10th का अलग है, 11th का अलग है, 12th का अलग है, आर्ट्स का अलग है। ये सारी क्लासेस एक स्टूडियो में थोड़ी चल पाती हैं, 5 स्टूडियो। चलो इतनी बात समझ गए, अभी तक थोड़ा सा रेस्ट करना बीच बीच में जरूरी होता है, आपसे बात के आपके कमेंट भी पढ़ने के, क्योंकि हम पढ़ाते समय फिर मेरा पढ़ाने में फोकस होता है, मैं आपके ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, एन टाइप पी टाइप। चलो अब बात आती है कि इसमें एक एक अर्धचालक को अच्छे से समझाया जाए। साउंड प्रॉब्लम तो ठीक है, ऐसे मजे ले रहे हो ना? देखो तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं एन टाइप अर्धचालक। चलिए आप लोग हेडिंग लिखिए, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं समझिएगा। एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं इसको सीखना है, अब ध्यान दीजिएगा। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब शुद्ध जर्मेनियम में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में, ओके भैया, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। जब हम कोई भी शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लें या सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लें और उसमें हम अशुद्धि मिलाएं, कैसी, 5 संयोजकता वाली। अगर पी टाइप की बात करेंगे तो 3 संयोजकता वाली, अगर एन टाइप की बात करेंगे तो 5 संयोजकता वाली। ठीक है, तो अगर हम 5 संयोजकता वाली कोई भी अपद्रव्य मिश्रित कर दें, इसमें मिला दें, तो वो क्या बन जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं और फिर इसमें एक एक बात को अच्छे से समझाते हैं, है ना, एक एक बात को अच्छे से समझाते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले, क्या, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में, देखो सिलिकॉन या सिलिकॉन लिख देते तो इन बातों को इतना एग्जामिनर नहीं माइंड करता है कि आप कहोगे कि सर सिलिकॉन लिखो, हमारे बुक में सिलिकॉन लिखा है, सिलिकॉन लिखा है। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे एंटीमनी, अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो प्राप्त अर्धचालक क्या कहलाता है, प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार, एन टाइप या इसे प्यारे बच्चों दाता भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक अधिक होता है, या दाता अर्धचालक कहलाता है, या दाता अर्धचालक कहलाता। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप या दाता अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप या प्यारे बच्चों दाता अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, ओके, ये एन टाइप अर्धचालक है। अब एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, कैसे आपको चित्र बनाना होगा एग्जाम के लिए, वो ध्यान दो। क्या है इसमें, क्या करता है, अब इसकी मैं पूरी चित्र भी बनाता जाऊंगा और आपको पूरी कहानी समझा दूंगा, जिसको आपको साइड में लिखना है। चित्र में होता क्या है कि जब 4 संयोजकता वाला जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है। अपद्रव्य वो कोई भी हो सकता है 5 संयोजकता वाला, जैसे अभी मैंने नाम लिया था एंटीमनी या फास्फोरस, एंटीमनी या फास्फोरस कोई भी हो सकते हैं, एंटीमनी या फास्फोरस, ब्रैकेट में समझ सकते हो। अपद्रव्य इसी प्रकार का होगा 5 संयोजकता वाला। तो जब मिलाया जाता है तो जर्मेनियम के एक परमाणु को हटा करके, रिप्लेस करके, वो खुद उस स्थान पर बैठ जाता है, अधिकारी बन जाता है। मतलब बीच में बैठ गया, मान लो किसी भी एक परमाणु को हटा करके एक कौन सा अपद्रव्य, जो भी एंटीमनी या फास्फोरस, उसका परमाणु उसके स्थान को हटा करके, उसको रिप्लेस करके खुद बैठ गया। अब मिलाया तो जर्मेनियम में गया है ना, तो जर्मेनियम के परमाणु आसपास हैं, जर्मेनियम के परमाणु क्या हैं, आसपास हैं, जर्मेनियम के परमाणु
प्लस 4 संयोजकता वाले आसपास हैं। मैं एक परमाणु की केवल चर्चा कर रहा हूं, जैसे ही मिलाया गया तो भैया वो भागेगा तो नहीं, वो कहीं ना कहीं तो स्थान लेगा। तो जहां कहीं भी बैठा उस पर चारों तरफ से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, सभी परमाणुओं से, जर्मेनियम के सभी परमाणुओं से। लेकिन इसके पास विद्यार्थी जी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी ये 4 संयोजकता वाला है तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पड़ोसी परमाणु के 4 सहसंयोजक बंध तो बना लेता है, ऐसे ये 4 बंध तो बना लेता है, परंतु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये किसी और से जुड़ेंगे, ये किसी और से जुड़ेंगे, ये किसी और से जुड़ेंगे, ये बाबूजी किसी और से जुड़ेंगे, ये किसी और से, ये किसी और से, सबका अपना अपना संबंध होगा भैया, जिसको जो पसंद होगा वो जहां वहां जाएगा, है ना, इस प्रकार से ऐसे। लेकिन ये विद्यार्थी जी जो है ना, ये परमाणु, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये कैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो चालन के लिए, जो विद्युत चालन के लिए तैयार है, हर संभव प्रयास कर सकता है। तो आइए इस बात को यहीं पर लिखने का पूरा प्रयास करते हैं, जो बात मैंने समझाई, इसी घटना को पूरा आपको यहां पर लिख देना है। क्या मतलब, पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में, अपद्रव्य का परमाणु, जर्मेनियम के परमाणु का, अपद्रव्य का परमाणु जर्मेनियम के एक परमाणु का स्थान ले लेता है, देख भी रहे हो, स्थान ले लिया, स्थान ले लेता है। अपद्रव्य के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से, अपद्रव्य परमाणु वो कोई भी हो सकता है, चाहे फास्फोरस या एंटीमनी और भी होते हैं। तो अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपद्रव्य में, देख लो जरा। अभी मैंने पूरी कहानी बोल करके आपको समझाई, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, या परमाणु से लिख दो, केवल परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, परंतु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से क्रिस्टल में गति कर सकता है। स्वतंत्र रूप से क्रिस्टल में, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से क्रिस्टल में गति कर सकता है। अतः विद्युत चालन संभव हो पाता है। अतः विद्युत चालन संभव हो पाता। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। इसमें अब आगे लिखेंगे, ये कहानी लिख दी, क्योंकि यहां अपद्रव्य परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में देता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में देता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
क्रिस्टल में देता है, क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अतः यह दाता परमाणु कहलाता है। अतः यह दाता परमाणु, और इसीलिए इसे दाता अर्धचालक भी कहते हैं। अतः यह दाता परमाणु कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। हो गया। अगर यही लैंग्वेज आप बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा कठिन लगेगी बाबू, यही लैंग्वेज अगर आप बुक में पढ़ोगे तो कठिन लगेगी। ये फिगर बनाना है एन टाइप अर्धचालक के लिए, इतनी बातें आपको याद रखनी, बस लिख देना है, मस्त नंबर मिल जाएंगे अगर प्रश्न आता है कि एन टाइप अर्धचालक को समझाइए। ठीक है सर, मॉडल पेपर सॉल्व करें। हाँ, संडे को लेकर के आते हैं, पहला मॉडल पेपर लेकर के आते हैं। सर कैमरा ब्लर हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बताते हैं, है ना। आज के लिए बताए तो भैया कंप्रोमाइज कर लो, लेट जुड़े हैं इसका मतलब आप ना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये एन टाइप अर्धचालक के लिए बात हो गई। अब बात आती है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। अरे भाई कॉपी पेन उठाए रहो, काहे लिए भागने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक को जब तक नहीं समझा लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर बोर्ड एग्जाम में टारगेट बोर्ड का टी शर्ट पहन के एग्जाम दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, लोग पूछेंगे, जानेंगे, है ना। टारगेट बोर्ड के टी शर्ट को पहन करके बड़ा अजब सा लगाव होता है। जैसे मैं भी जैसे क्लास खत्म किया, दिन में जो क्लास होती है फर्स्ट ईयर की, तो फिर शाम को कहीं जाना होता है तो हाँ वही पहन के जा रहे हैं घूमने। वो मेरी अक्सर आदत होती है, टारगेट बोर्ड की टी शर्ट पहन के ही आना जाना रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा सपोर्ट बड़ा योगदान होता है। चलो ज्यादा बातें न करते हुए आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि फिर आपकी मैथ की भी क्लास होगी। पी टाइप अर्धचालक ठीक वही है, बस इसमें क्या, जब शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजी वाला इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं, तो मतलब तीन संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं, या कह लो अपद्रव्य मिलाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आपको लिखना है। ठीक है, इसको भी लिखना है। हाँ, इसको भी मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। चलिए अच्छे से लिखता हूं, चित्र भी बनाऊंगा, पहले इसकी परिभाषा समझा देता हूं। क्या, जब शुद्ध जर्मेनियम, क्योंकि शुद्ध रूप में जो जर्मेनियम पाया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य, तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य, जैसे कि तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम या इंडियम, एल्यूमिनियम या इंडियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य एल्यूमिनियम या इंडियम अपद्रव्य मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को क्या कहते हैं, तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, ये किस प्रकार अर्धचालक होता है, इसमें कैसे वैद्युत चालन होता है, उसको समझाते हैं। ठीक है, उसको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो इधर पहले फिगर बनाऊंगा और वही बात बोलूंगा जो होता है। क्या होता है, इसमें भी वही होता है। जर्मेनियम के एक परमाणु को हटा करके अपद्रव्य अपना राज जमा लेता है, अपनी कुर्सी बैठा लेता है। ये देखो, ये अपद्रव्य का परमाणु आ गया। ये कितनी संयोजकता है इसकी, 3। अपद्रव्य का परमाणु आ जाता है। इसके पास तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। एक खाली जगह है, एक जगह क्या है, खाली है। और ये पड़ोसी परमाणु तो वही +4 संयोजकता वाले, बाकी तो सब पड़ोसी वही +4 +4 +4 +4। ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है। इनके पास तो अपने मुक्त संयोजकता कितनी, 4, तो 4 बाह्यतम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के लिए आवश्यक है वो है। ये देखो, ये इस प्रकार से, अर्थात ये बंध इस प्रकार से बना लेते हैं, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, बस ये किसी और से, किसी और से, किसी और से, ये किसी और से, किसी और से, किसी और से, ये किसी और से, किसी और से, किसी और से,
ये किसी और से, ये किसी और से, मात्र इनकी दोनों की, तो यही दोनों तो आपस में रिलेशन बनाने के लिए आतुर हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है बाबूजी, ये इसे बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं? कोटर, या इसे ही विविर बोलते हैं। किसी किसी बुक में विविर लिखा होगा। आइए समझाते हैं, इसकी भी प्रक्रिया लिखता हूं मैं। क्या? जब जब शुद्ध जर्मेनियम में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो यह जर्मेनियम, तो यह एक जर्मेनियम परमाणु को हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है। क्या करता है? स्वयं आकर के बैठ जाता है, स्वयं स्थान ले लेता है। आप चित्रानुसार बात लिख दो, चित्र भी बनाए हो ना, तो चित्रानुसार अपद्रव्य परमाणु के तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होकर रहे हैं? तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एक स्थान रिक्त रह जाता है। परंतु एक स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे विविर, ध्यान से देखना, जिसे विविर या कोटर कहते हैं। अब ये कोटर देखो खाली है, ये क्या कह रहा है? भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो। तो होगा क्या आगे? ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है इसमें बाबू? ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहां, तो कोटर आ जाएगा यहां। फिर पड़ोसी वाला ये कहेगा भैया हम चलेंगे इसके खाली स्थान के पास, और कोटर आ जाएगा। जहां पर भैया इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाएगा तो कोटर यहां बन जाएगा ना, खाली स्थान यहां बचा, वो तो बना ही रहेगा। और यही कोटर पूरे क्रिस्टल में दौड़ने लगता है तो वैद्युत चालन होने लगता है। लेकिन ये कोटर क्या कहता है? भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन आओ, हम देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन आओ। इसीलिए इस परमाणु को, जो अपद्रव्य परमाणु मिलाया गया, उसे ग्राही परमाणु, और इस पूरी अर्धचालक को ग्राही अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो या कोटर कहते हैं। ये कोटर पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं। पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं, परंतु फिर उस परमाणु में कोटर उत्पन्न हो जाता है। परंतु फिर उस परमाणु में भाई, इस परमाणु में कोटर बन जाएगा कि नहीं? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां कोटर बन जाएगा। अब वो कोटर बन गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां कोटर आ जाएगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो वहां कोटर आ जाएगा। तो कोटर तो दौड़ने लगा ना। तो फिर उस परमाणु में पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं, परंतु फिर उस परमाणु में कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कोटर क्या है? धनावेशित है। इस प्रकार क्या है? कोटर, यहां पर कोटर धना, इस प्रकार धनावेशित कोटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, धनावेशित कोटर पूरे क्रिस्टल में गति करते हैं, पूरे क्रिस्टल में विद्युत चालन को संभव कर देते हैं, विद्युत चालन को
संभव कर देते हैं, संभव कर देते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर देते हैं। यह परमाणु दिया नहीं, इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें ग्राही परमाणु कहते हैं, इसलिए इन्हें ग्राही परमाणु कहते हैं, या प्राप्त अर्धचालक ग्राही अर्धचालक भी कहलाते। बात समझ में आई? क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये था पी टाइप एन टाइप अर्धचालक। अब कल हम लोग पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आओ एक चीज और आप लोगों को दिखा देते हैं जो मैंने बात लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बाबू, बहुत जरूरी है, अच्छे से लिख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है एक एक करके। पहला तो बाह्य अर्धचालक, बाह्य शुद्ध या निज अर्धचालक। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध या निज अर्धचालक, निज अर्धचालक क्या होते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कौन कौन से, सभी को पता है। एक तो जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, ये दोनों चीजें आपको पता है, एक जर्मेनियम एक सिलिकॉन। दूसरा, अगर बाह्य अर्धचालक की बात होगी, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, तो ये कितने प्रकार के होंगे? बाह्य अर्धचालक बाबूजी 2 प्रकार के होंगे। ठीक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, है 2 प्रकार के। एक एन टाइप, एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में 5 संयोजकता वाली, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाएगा, याद रखना। और अगर पी टाइप की बात होगी, पी टाइप की, तो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, याद रखना। 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य मिलाया जाता है। अब बात आती है कि एन टाइप, एन टाइप क्या होगा और पी टाइप क्या होगा? एन टाइप और पी टाइप, तो इन दोनों को लिखने के लिए एक जरूरी बात याद रखेंगे, एक जरूरी बात। एन टाइप वाला क्या कहलाता है? दाता अर्धचालक, दाता परमाणु, जो परमाणु मिलाया गया, तो इसी वजह से इसे दाता अर्धचालक भी बोलते हैं, दाता अर्धचालक। और पी टाइप को क्या बोलते हैं? ग्राही अर्धचालक, ग्राही अर्धचालक। ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए थी, याद रखना है। चलो, उम्मीद है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। क्लियर? क्लियर? एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिए। ठीक है, कल मैं बताऊंगा बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, ठीक है, और चार्ज कैरियर्स मतलब, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक, पीएन संधि जंक्शन, पीएन डायोड कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें कल हम डिस्कस करेंगे। तो और होमवर्क बताओ गुरुजी, बहुत अच्छा, होमवर्क भी देना जरूरी है। तो होमवर्क में प्यारे साथियों पहला आप सभी का प्रश्न ये रहेगा, पहला ये प्रश्न है, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसमें इसमें आवेश वाहक, आवेश वाहक, आवेश वाहक किस प्रकार होते हैं? इसमें आवेश वाहक किस प्रकार होते, ये बताना है एन प्रकार के अर्धचालक के लिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, शुद्ध या निज अर्धचालकों में, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, वैद्युत चालन साधारण ताप पर संभव है या नहीं? वैद्युत चालन साधारण ताप पर संभव है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? वैद्युत चालन किस प्रकार होता है? यदि होता है, यदि होता है तो वैद्युत चालन, वैद्युत चालन को समझाइए, वैद्युत चालन को समझाइए। चलो, समझ में आ गया?
ये आपके 2 प्रश्न हैं होमवर्क के, जरूर बनाना। मतलब एक बार यही जो एन टाइप मैंने लिखाया है उसको लिखने का स्वयं से प्रयास करना, ठीक है। लव यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, आपके प्यार और स्नेह के लिए। और हाँ, संडे की बात, अभी तो संडे बहुत दिन है, अगर कंफर्म रहेगा कल फिर आप लोग जुड़ना और उसका पूरा सपोर्ट करना, और मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर लूंगा। इस संडे को मैं आप लोगों को बिल्कुल, सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन में क्या करूंगा कि मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा, तो मॉडल पेपर में पूरा प्रश्न बनाने का तरीका मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर से होंगे और सेकंड पेपर से भी प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा एनालिसिस करके मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखता हूं और उन्हीं में से क्वेश्चंस को सेट करके अच्छे से आपको करवाता हूं, जिससे आपको सेंटअप एग्जाम के लिए मदद भी मिलेगी। और अब तो बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है, मैराथन लाना है, आपकी पूरी तैयारी 70 में 70 भी कम पड़ेगा, ठीक है। 140 नंबर का होगा ना, तो आप कहोगे सर अगर 140 का आता तो मैं 120 प्लस ले आता, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गए होंगे। लव यू सो मच बच्चों, ऐसा प्यार स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं कल की क्लास में शानदार तरीके से, तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इस बार हम लोग माझी बन के दिखाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लव यू सो मच। माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो बस सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।